और शेष भाई कहते हो? क्या यार, अच्छा नहीं लगा, बेकार हो गई। क्या हो गया भाई? अरे बोर्ड्स आ रहे हैं, एंट्रेंसेज हैं अभी, फिर सीयूईटी मतलब क्या आएगा, तो कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला नहीं है, यूट्यूब पे कोई अच्छा समझाता नहीं है, कैसे पढ़ूँ, पढ़ने बोल देते सब, समझाने वाला नहीं है, एकदम परेशान हो गया, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भाई, देखते हैं कुछ करता हूँ। ऐसे ही कितने हजारों बच्चे होंगे जिनको बोर्ड्स के लिए, एंट्रेंसेस के लिए, सारे एग्जाम्स में इतना टेंशन होता है कि हम कैसे करें, क्या करें, कैसे होता है कॉलेज में एडमिशन। उनको कॉलेज के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। ऐसे ही लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने अपने गाइडेंस सेशन की शुरुआत करी। मेरा नाम नमन कांकरिया है और मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स का। 3 फरवरी को हमारा फर्स्ट गाइडेंस सेशन हुआ था। 1.5 घंटे के आसपास का वो सेशन चला था। उसका हमने एक स्पेसिफिक पार्ट 30 मिनट का आपके लिए हम लेके आए हैं। आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। यहाँ पे आपको सब लोगों के फीडबैक दिख रहे होंगे, कैसे फीडबैक है सब बच्चों के, आप खुद देख सकते हैं। और ये सेशन को आप देखिए। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन होना, तो हर सैटरडे को हम हमारा सेशन करते हैं। नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर कर दीजिए। और यहाँ पे अब हम फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नमन काकरिया है और मैं अभी शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर हूँ। और ये आज का सेशन जो है वो आप लोगों के सारे डाउट्स, जितने भी क्वेरीज है, जो भी कॉलेज को लेके, एडमिशन्स को लेके, बोर्ड्स को लेके, कोई भी चीज़ को लेके जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी ऐसे चल रहा है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, अभी और भी लोग ज्वाइन करते रहेंगे तो फिर वो बीच में कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले से उसके अंदर डाले थे, तो उन सबको मैंने पढ़ा, एनालाइज किया और कुछ कुछ मेजर क्वेश्चंस उसके अंदर से निकले। उन क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले आंसर करने वाला हूँ। फिर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने, आप माइक ऑन करके या चैट में लिख के पूछ सकते हो। ओके, सो सबसे पहला जो एक बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पूछा, 2 सब्जेक्ट्स को लेके क्वेश्चन था। एक तो था मैथ्स और एक था जीटी। ये 2 सब्जेक्ट कैसे पढ़े सीयूईटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जितने भी हैं वो सारे सीयूईटी को ही टारगेट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैथ्स और जीटी ये 2 ऐसे बड़े सब्जेक्ट्स थे जिसको लेकर काफ़ी सारे लोगों ने पूछा। तो इसमें देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये कई लोग तो पहली बात तो ये सोचते हैं कि इसके अंदर कोचिंग की कोई ज़रूरत है कि नहीं है, कोई पेड कोर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती। हम डायरेक्ट ही मतलब यूट्यूब में जो जितना कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, वो सारे कंटेंट से ही हम ये सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर होती है वो होती है प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप कोई भी सब्जेक्ट को, वो सारे सब्जेक्ट को फोड़ सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस एक अपने को करनी है। ठीक है, रही बात मैथ्स की, मैथ्स में मेरे 200 में से 200 आए थे सीयूटी के अंदर। एंड मेरा लेकिन अप्लाइड मैथ्स था और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कोर मैथ्स है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लेकिन अब इसके अंदर चीज़ ये है कि मेरे केस में ये था कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी हुई थी कैलकुलस वाले पोर्शन की, वो पोर्शन की। तो वो सारी की वजह से मेरा मैथ्स जो था वो स्ट्रांग हो पाया। और फिर मुझे लास्ट मोमेंट में क्या हुआ कि जैसे अभी भी आप लोगों के जिनके बोर्ड्स हैं, उनके बोर्ड्स के अंदर 15 से 20 दिन का गैप है मैथ्स के एग्जाम में, इंग्लिश के बाद में। वैसे ही हमारे टाइम में भी 20 दिन का गैप था, 15-20 दिन के आसपास का गैप था। तो उसकी वजह से फिर मैथ्स के अंदर प्रिपरेशन का भी टाइम मिल पाया और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाई। कंसिस्टेंसी अगर आप लेके आ सकते हो तो उसी चीज़ की वजह से आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और रही बात जीटी की, तो जीटी के अंदर सबसे पहले तो ये समझ लो कि जीटी के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स, जिसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग एलआर, जिसके अंदर लॉजिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न्स, डिजाइंस, ऐसे सब अलग अलग लॉजिक जिसमें लगाना पड़ता है। और तीसरा होता है जीके जनरल नॉलेज का, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, बेसिक स्टैटिक जीके जो होता है कि हिस्ट्री में कब कौन सी डेट को क्या हुआ, किसने क्या किया है, जो भी ऐसी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्ट में आती है। ये 3 हमारे जीटी के मेजर पोर्शंस होते हैं और इन 3 पोर्शंस को हम अगर प्रिपेयर करेंगे तो हमारा जीटी कंप्लीट प्रिपेयर हो पाएगा। अब इसके अंदर जीके वाला जो फील्ड है वो इतना वास्ट है और उसका पोर्शन वैसे कंपैरेटिवली एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर कम आता है जनरल टेस्ट के अंदर, लेकिन उसका जो पोर्शन है, वो सिलेबस है, वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो उसको किसी भी हालत में कोई भी बच्चा कंप्लीट नहीं कर सकता। लेकिन जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जो एलआर है, वो वाला पोर्शन है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंसाइज है, तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। इसीलिए हमेशा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्वांट्स और एलआर के जो पोर्शन है उसके अंदर ही प्रैक्टिस करके देनी चाहिए। जीके वाले क्वेश्चंस को डेली अगर 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसा कुछ भी देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, वो वाली चीज़ से जीके वाला पोर्शन प्रिपेयर हो सकता है जनरल टेस्ट के लिए। ठीक है,
इसके बाद रही बात एक और क्वेश्चन की, वो था कैटेगरी को लेके कि एडमिशन के अंदर कैटेगरी का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है। तो उसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एक ग्रुप के अंदर भी चला था और फॉर्म में भी पूछा था 2 लोगों ने कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रोसेस कैसे होता है। मैं वो सब लोगों को बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके अंदर आपको 31 मार्च के बाद का इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ता है। पिछले साल ऐसे ही हुआ था, इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होगा क्योंकि अभी तक का कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और कुछ भी निकला नहीं है, कोई भी ऑफिशियली कोई भी नोटिस कोई भी जारी नहीं किया गया है। तो हम पिछले साल के हिसाब से अगर देख के चले तो 31 मार्च के बाद ही इनकम आपका स्टेटमेंट जो है वो आपको सर्टिफिकेट करवाना पड़ता है रजिस्टर। वो वाला चीज़ 31 मार्च के बाद होगा, तो अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी का फॉर्म आएगा, उसके अंदर भी अगर आप जनरल कैटेगरी भरते हो तो भी आप डीयू के अंदर एडमिशन लेते टाइम अपना कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस करवा सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे खुद के ऐसे दोस्त काफ़ी सारे हैं जो जनरल सीयूईटी में भरने के बाद भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करके एडमिशन लिए है डीयू के अंदर। ठीक है। हाँ, फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी के लिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए फैमिली इनकम। एक एनुअल वो जो होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, उसकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि मेरे दोस्त से मैंने आज इसी के बारे में बात करी थी कि ईडब्ल्यूएस से उसने कैसे लिया एडमिशन और सब सवाल पूछे थे उससे, तो उसने ये बताया कि रिकमेंडेड ये है कि 2 से 3 लाख आपकी अगर एनुअल इनकम रहती है बुक्स के अंदर, तो फिर आपका ये ईडब्ल्यूएस का काम बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें आपको मिनिमम एक तहसीलदार से साइन करवाना पड़ता है। वो सब प्रोसेस कैसे होता है वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे जब आएगा टाइम। अभी ये चीज़ के लिए बहुत जल्दी है, अभी आपको इस चीज़ में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने को अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। जैसे ही अपना 31 मार्च के बाद में जब ये एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें चालू होगी, तभी हम ये सारे सर्टिफिकेट का और कैसे ये रजिस्ट्रेशन करवाना है वो सब चीज़ का देखेंगे। क्योंकि अगर आपको ईडब्ल्यूएस के थ्रू करना है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही या अप्रैल के स्टार्टिंग में आप अगर उसके लिए फाइल कर दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो पूरा प्रोसेस होने में भी 20 दिन से 1 महीना लग जाता है। तो फिर जितना जल्दी शुरू करोगे वो भी सही रहेगा। तो एग्जैक्ट टाइम कब रहेगा मेरे साथ ग्रुप में कनेक्टेड रहना, मैं अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन सारी दे दूँगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी चीज़ हो गया। और इसके अलावा एक बार मैं चैट सेक्शन में देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन लिखे हैं। ईडब्ल्यूएस काउंसलिंग के टाइम अपडेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर ऑफिसर ने इनकम सर्टिफिकेट में इनकम टैक्स रिटर्न देखकर 5 लाख अराउंड लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा मैं, प्रोसेस क्या है वो पूरा प्रोसेस समझा के अपलोड कर दूंगा। इनफैक्ट ईडब्ल्यूएस नहीं बाकी कैटेगरीज का भी क्या होता है वो बता दूंगा। केस स्टडी को कैसे अप्रोच करें? कॉज कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दे या फिर एनसीईआरटी में डिटो लाइन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस से ही ये बात बनती है, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो एक्चुअल एग्जाम के टाइम, मतलब जब मॉक पेपर देते हो और जब ऐसे मॉक टेस्ट देते हो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, उस टाइम तो देखो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल पेपर देते हैं उस टाइम आप स्किप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो एकदम कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए एक्चुअल सीयूटी के टाइम पे। हालांकि ये चीज़ बात की बात है, फिर भी मैं अभी थोड़ा आइडिया देता हूँ। ऐसे रहता है कि जैसे 50 क्वेश्चन है तो आपको उसको अलग अलग एक स्क्रीनिंग में चलना है। जैसे पहले वो में आपने जितने भी क्वेश्चन आपको तुरंत आ रहे हैं वो सारे कर लिए, बाकी सारे एकदम जैसे एक क्वेश्चन आया नहीं समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, नेक्स्ट पेपर। ऐसे करके एक बार पहले 50 में से जितने अटेम्प्ट हो रहे हैं एकदम 100% श्योर जिसमें हो वो अटेम्प्ट कर लो। जैसे समझ लो 15 होंगे या 20 होंगे, जितने भी हो रहे हैं कर दो। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट वापस वो जो 1 से लेकर 50 पे आओ जो क्वेश्चन छोड़ दिए उसमें, और ऐसे करके उसके अंदर जिन जिन में थोड़ी सी श्योरिटी है कि 50-50 है या 75 है, ऐसे जो भी श्योरिटी है वो सारे क्वेश्चंस को उसके अंदर अटेम्प्ट करो और फिर 1 से शुरू करो। फिर देखो कि कितने क्वेश्चन हैं, समझ लो 15 क्वेश्चन बाकी हैं और उसमें से मेरे को 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके अंदर आप देखो कि किसमें आप तुक्के लगा सकते हो, किसमें तुक्के नहीं लगाने, एकदम ही छोड़ना है, वो सारा चीज उसके बाद देखा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से आप चल सकते हो। ठीक है। अकाउंट्स कह रहे हैं अप्लाई फॉर बीकॉम इन ड्यू। यस, अकाउंट्स नहीं हो तो भी बीकॉम प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स के लिए भी। ये एलिजिबिलिटी वगैरह कैसे देखते हैं ये भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस है वो आपको पूछ लीजिए। ठीक है। कोर मैथ्स है अप्लाइड से मैं अपेयर कर सकता हूं नहीं, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है। हालांकि मैं जहां तक मैंने देखा है कि कोर वाले बच्चे अप्लाइड के अंदर अपीयर तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है, मेरे दोस्त ने मुझे कल ही मैं इस चीज के बारे में कंफर्मेशन ले रहा था काफी सारे मेरे दोस्तों से, तो उन्होंने यही बताया कि अगर आपने अप्लाइड किया है 12th में तो आप
कोर का पेपर दे तो जरूर सकते हो, पर डीयू वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है तो थोड़ा सा दिक्कत है। मैं इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन जरूर करूंगा, और अभी आगे अपकमिंग जो भी सेशंस होंगे उसके अंदर ये चीज़ के बारे में कंफर्मेशन बता दूंगा कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो रिकमेंडेड तो ये कम है, मतलब रिस्क है, काफ़ी बड़ा रिस्क है। तो एक बार मैं ऐसे और भी लोग जो भी कॉन्टैक्ट में निकलते हैं कि जिन्होंने कोर दिया था, अप्लाइड का पेपर दिया, या अप्लाइड दिया था कोर का पेपर दिया, हालांकि होते तो वैसे ही है कि कोर के बाद अप्लाइड का दे देते, पर वैसे जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं बात करूँगा, और उनका एडमिशन फिर हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत आई, वो सारे कंफर्म करके फिर आपको बता दूंगा। केस स्टडी के लिए प्रेफर रेफरेंस बुक। केस स्टडी कौन सा, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का, बीएसटी का, या कौन सा सब्जेक्ट का? हाँ, एलिमिनेटिंग, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या राइट अप्रोच है? हाँ, आरसी पोर्शन एंड रेस्ट पोर्शन। ओके, तो इसके अंदर देखो, आप अलग अलग स्ट्रैटेजी खुद से ट्राई करके देख सकते हो कि आपके ऊपर क्या सूट होता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि एक एक सेम स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए काम नहीं करती। कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए काम कर जाएगी, कोई चीज़ ऐसी है जो किसी और के लिए काम करेगी। तो इसके अंदर क्या करो कि जितना भी जैसे इंग्लिश का पोर्शन है, एक बार इस तरीके से ट्राई करो कि मैं पहले बाकी का सारा करूँ फिर आरसी करूँ, एक बार ऐसे ट्राई करो पहले आरसी करूँ फिर बाकी का सारा करूँ। आपको क्वेश्चन पेपर्स मतलब मॉक अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये वाले जो कंप्लीट पेपर सेट है, जैसे 50 क्वेश्चन में से 40 अटेम्प्ट करने वाले, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस के आप गो थ्रू होगे ना अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजी से, तो पता चलेगा कि पेपर में हमको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है। बीएसटी का केस स्टडी के लिए रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक तो देखो ऐसे तो मैं अभी ज़्यादा रेफरेंस बुक को एनालाइज कर नहीं पाया हूँ, तो पहले मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं एक बार सारी रेफरेंस बुक के गो थ्रू करूँगा और उसमें से फिर जो बेस्ट लगेगी वो बताऊँगा। फिलहाल के लिए जितना मुझे आइडिया है, मैंने लास्ट ईयर फिजिक्स वाला की बुक खरीदी थी, अड्डा वाला की बुक खरीदी थी, मैंने ओसवाल की भी शायद खरीदी थी, और भी मैंने एक दो पब्लिकेशन की ली थी, ऑनलाइन से भी पढ़ा था। तो वो सारे के चक्कर में मैंने उन सब में जितना भी देखा, तो मुझे ओसवाल की थोड़ी ठीक लगी, लेकिन बाकी सारों के मामले में मैं ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ा था, तो फिर इसलिए मेरे को बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर ओसवाल मेरे को थोड़ी ठीक लगी। कौन से टीचर, मैंने जीटी के लिए एडू कैप्टन का कोर्स दिया था, तो एडू कैप्टन का पेड कोर्स था वो हालांकि, लेकिन फ्री में भी वो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट उसके बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, तो उसको रेफर कर सकते हो। कौन सी सही है क्या चीज़ के अंदर? रेफरेंस में ओसवाल ओसवाल को रेफर कर सकते हो, बाकी मैं तो कहता हूँ पीडीएफ से ही पढ़ो, ऐसे खरीदने की वो ज़रूरत कम है। और नहीं तो कौन सा सही रहेगा इसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर भी थोड़ा रिसर्च करके आऊँगा और लोगों से भी पूछूंगा। एक तो ये क्वेश्चन है कि बुक रेफरेंस बुक कौन सी होनी चाहिए। ओके, बीएसटी केस स्टडी। अगला, जीटी के लिए सेपरेट प्रेप की नीड नहीं है अगर आईपी मैट प्रेप करते हो तो। यस, कम है मतलब नीड, आईपी मैट करते हो तो जीटी ऑलमोस्ट कवर हो जाता है उसके अंदर। बीएसटी का रिवीजन, अच्छा आप तो ड्रॉपर हो तो फिर उसको मतलब देखो यार, प्रैक्टिस करना ही एक सबसे बढ़िया उपाय है। एकदम मतलब सार होता है जो सारी चीज़ का, वो सार यही है कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही ये सारी चीज़ करेगी। अलग अलग क्वेश्चंस लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, एक बुक खत्म कर दो, दूसरी बुक लेके आओ, वो खत्म करो, तीसरी बुक लेके आओ, ऐसे करो। ऑनलाइन अलग अलग जगह ट्राई करो, बहुत सारी जगह मिलते हैं मॉक्स। हम खुद इंडेक्स लाइब्रेरी अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसके अंदर अभी पीवाईक्यूज काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, हम और भी लेके आए हैं। अभी उसमें सॉल्यूशंस नहीं है, हम सॉल्यूशंस भी लेके आने वाले हैं, उस सब चीज़ के ऊपर काम चल रहा है। जीडी के लिए सेपरेट प्रेप, हाँ नहीं। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। हाँ, इसके लिए देखो मैं तो क्या करता था, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े थे मैंने सारे। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि न्यूज़पेपर के अंदर जो जो आर्टिकल्स, जो जो हेडलाइन मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है वो मैंने पूरे पूरे पढ़ ली। जैसे ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने पूरा पढ़ लिया। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने क्या किया था कि उसके अंदर बाजू में स्टॉप वॉच का टाइमर लगा के चेक किया कि मेरे को कितनी देर लगती है ये पढ़ने में, क्योंकि मेरे को ये था दिमाग में कि मेरे को इसका टाइम जो है वो कम करना है। जितनी देर में मैं पढ़ रहा हूँ उसका मेरे को कम से कम टाइम में मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और वो भी समझ के पढ़ना है। तो इस चीज़ के लिए मैं हर टाइम स्टॉप वॉच लगा के वहीं पे बाजू में रेड पेन से नोट कर देता था कि इसमें मेरे को 4 मिनट लगे, इसमें मेरे को 3.5 मिनट लगे, ऐसे करके। तो मेरे को फिर एक कंसिस्टेंसी के साथ में जैसे जैसे मैं करते गया 1-2 महीने बाद में जाके फिर वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया है।
तो फिर मैं ऐसा आराम आराम से पढ़ सकता था। और जैसे जो टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, समझ लो जैसे बॉलीवुड इंटरेस्टिंग लगता है, स्पोर्ट्स इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, वहां से शुरू कर सकते हो। फिर धीरे धीरे अपना जो जितना भी वो कैटेगरीज है उसमें अलग अलग डाइवर्स कैटेगरीज के अंदर अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज का देखने का। तो वैसे करके न्यूज़पेपर का रीडिंग कर सकते हो। कौन सेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। कौन सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तो मेरे पास लिस्ट रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया मेरे को सीयूटी का देखे हुए। अभी मैं एडमिशन प्रोसेस के ज़्यादा क्लोज हूँ, क्योंकि वो सब मैंने ज़्यादा अच्छे से देखा है। ये प्रिपरेशन वाली जो चीज़ है क्वांट्स की, ये वाली चीज़ के बारे में मैं देख के ज़रूर बताऊंगा। ग्रुप के अंदर भी मैं कुछ ऐसा मिलेगा मुझे अच्छा तो मैं ज़रूर फ्लोट कर दूंगा। क्वांट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे में कोई टॉपिक्स ऐसे एग्जैक्टली बता नहीं सकता कि ये टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। क्वांट्स टॉपिक्स, ओके। और क्या है, हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर? इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रेफर्ड है, क्योंकि अब वही है, जीटी का पेपर कौन सी भाषा में दे दोगे? जीटी का अगर हिंदी हिंदी में ही दोगे पेपर सीबीटी के अंदर, तब तो फिर हिंदी में ही पढ़ लो। अगर जीटी इंग्लिश में दोगे तो फिर इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, इंग्लिश का सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। Analysis approach: read once only, remember the difficult word and understand the meaning of the sentence at the same time. हाँ, ये भी सही है। वंश सही बोला, ये भी सही है। हमारा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100% आता है तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होता है ना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? यस, नहीं होता है, नहीं होता है। अगर कम होंगे भी तो आधा से 1 नंबर कम होगा, वो सबके ही नंबर उतने कम हो जाएंगे। तो परसेंटाइल तो 100 ही देगी, हाईएस्ट ही देंगे मार्क्स। और बताओ, किसी को माइक चालू करके पूछना है वो भी पूछ सकते हैं, कैमरा ऑन करना है वो भी कर सकते हैं, मना नहीं। और बताइए, और क्या क्वेश्चन है आपके? गला खराब है। जीटी स्ट्रेटेजी मैंने अभी बताई थी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसके अंदर मैंने तो क्या किया था कि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करता था। मेरा मेन जो तरीका था पढ़ने का वो प्रैक्टिस करने का था। उसके अंदर मैं ये चीज़ ध्यान रखता था कि जो जो मेरे वीक टॉपिक्स होते जा रहे हैं, कि जैसे मैं क्वेश्चंस टॉपिक पूरा कंप्लीट करता जा रहा हूँ, मुझे आइडिया लग रहा है कि ये जो टॉपिक है ये मेरा वीक है, तो वो टॉपिक को मैं अलग से एक लिस्ट में मेंटेन करके रखता था। कि ये लिस्ट के अंदर मैं लिख देता था, ऊपर जैसे लिख दिया मैंने कि जीटी डाउट्स, और उसके अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स लिखता था जो टॉपिक्स मेरे को लग रहा है कि वीक है मेरे। और वो सारे टॉपिक्स लिखने के बाद में वो मैं सामने दीवार पे चिपका दिए। अब मैं फिर क्या करता था कि जैसे ही मेरे को वापस कुछ पढ़ना है तो मैं उनको सबसे पहले पढ़ता था जो मेरे वीक है, और उसके बाद में मैं कुछ और दूसरे टॉपिक्स पढ़ता था। तो ये एक तरीके से ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी तरीका काफी काम करता है, ये मेजोरिटी लोगों के साथ काम कर जाता है। हाँ खुशी। मैं ये पूछ रही थी, अगर मेरा सब्जेक्ट मतलब मैं फाइन आर्ट्स ले रही हूँ, हाँ, तो वो अगर मेरा क्लास 12 में नहीं रहा, मतलब नहीं था मेरा, तो मैं सीयूटी दे सकती हूँ क्या? सीयूईटी तो दे सकते हो, सीयूईटी देने में तो कोई मना ही नहीं है। सीयूईटी में तो मैंने अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ा तो भी मैं दे सकता हूँ, उसमें कुछ मना नहीं। लेकिन मना इसके अंदर है कि आपको अगर डीयू के अंदर एडमिशन लेना है तो वहाँ पे वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं 12th से और उससे, आपके सीयूईटी से। लेकिन बीएचयू का जहाँ तक बात है, क्योंकि मेरे को पर्सनली भी मेरी बात हुई थी आपसे, तो बीएचयू का जहाँ तक बात है उसके अंदर ऐसा है कि बीएचयू की कहीं भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा नहीं है कि वो ऐसा चेक करते हैं कि 12th में आपने वो सब्जेक्ट दिया ही है। तो इसीलिए बीएचयू का मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट हालांकि ऐसा है कि कंफर्म नहीं है। मैं ट्राई करूंगा बीएचयू से कंफर्म करने का, बीएचयू के कोई स्टूडेंट से, कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं। तो अगर कंफर्म पता चलता है तो मैं बता दूंगा। बाकी फाइन आर्ट्स का पेपर तो जरूर दे सकते हो सीयूटी का। अच्छा, ओके, ये क्वेश्चन था। थैंक यू। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, मैंने जहाँ तक देखा पिछले साल भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस तो बहुत मतलब रेयरली नहीं आते क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस। मैथ्स, ओके। मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें? पहली बात तो कोर और अप्लाइड मैथ्स की स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहती है। अगर आप कोर मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो थोड़ा डिफरेंट जाता है, अप्लाइड का थोड़ा डिफरेंट जाता है। अप्लाइड के अंदर फाइनेंशियल मैथ्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया रहता है, तो इसलिए हमको फाइनेंशियल मैथ्स का थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ता है। उसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा रहता है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस उसमें चाहिए रहती है कि आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट है।
ठीक है। बाकी अभी देखो मैंने मैथ्स में क्या किया था, जो एक मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले चीज़ बताई थी कि कोई भी अगर क्वेश्चन में कोई भी टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक की मैंने एक अलग से लिस्ट ऐसे लिख दिया, मैं जैसे मैथ्स डाउट्स, और ऐसे करके नीचे मैंने लिख दिए सारे टॉपिक की, भाई ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा, ऐसे करके वो सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए और वो मैंने चिपका दिए। बस मैं वही करता था मैथ्स के अंदर, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जैसे मैंने समझ लो लिख दिया कि भाई मैथ्स के अंदर ये टॉपिक है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स के अंदर कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हुआ, मैं क्या करता था कि जैसे समझ लो एक क्वेश्चन है ट्रांसपोज या उसको लेके कुछ इनवर्स निकालने को लेके, मैंने लिख दिया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एग्जैक्ट टॉपिक लिखता था मैं, जो क्वेश्चन में दिक्कत आई एग्जैक्ट टॉपिक लिख दिया इनवर्स ऑफ ये, बाजू में ब्रैकेट में लिख दिया कि पेज नंबर 122 क्वेश्चन 4, ऐसे लिख दिया, या एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 2, ऐसे करके मतलब वो पूरा स्पेसिफिक मैंने वहां पे लिख दिया, लिख के मैंने छोड़ दिया। वैसे मैं सॉल्व करने के साथ साथ में बाजू में वो लिस्ट रखता था और वैसे वो लिस्ट में ऐड करते गया 50 से 60 उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स आ गए मेरे पास। फिर जब लास्ट में एक बार का मेरा सारा सिलेबस हो गया, फिर मैं सिर्फ वही टॉपिक्स देखा और बाकी सारे टॉपिक्स को मैंने छोड़ दिया, सिर्फ वही टॉपिक्स देखने जिन टॉपिक्स जो टॉपिक्स आपसे नहीं हुए थे फर्स्ट अटेम्प्ट, जो टॉपिक्स हो गए थे वो टॉपिक्स को बार बार करना आपके लिए ही एक टाइम वेस्ट है, तो हमको उससे बचना है। ठीक है, मैथ्स के अंदर ये स्ट्रेटेजी कोर मैथ्स में भी अप्लाई हो सकती है, ये स्ट्रेटेजी और भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई हो सकती है, पर ये मेरे साथ बहुत काम आई थी मेरे, और इसकी वजह से मेरे बोर्ड्स के अंदर मैथ्स में 95 आए थे एंड सीयूटी के अंदर फुल आए थे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं इको सैंपल में बहुत। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं मुझे एक बार बताना था, वैल्यू बेस्ड वाले एग्जैक्टली कैसे होते हैं? जीटी को लेकर कंफ्यूज हूँ, लूँ या नहीं लूँ? बीकॉम ऑनर्स करना है तो जीटी, फिर जीटी के अंदर प्रिपरेशन करके टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बीकॉम ऑनर्स ही करना है, जीटी सिर्फ और सिर्फ बीएमएस बीबीए के लिए ही है, और वो मैथ्स तो है नहीं, तो फिर मैथ्स के साथ तो कैसे होगा, मतलब मैथ्स नहीं है तो फिर वो तो कर नहीं सकते, तो जीटी फिर करने का फायदा क्या है? जीटी किसके अंदर लग रहा है पहले वो चेक करो, वो करना ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, हम कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो फिर क्या होगा? अरे भाई पिछले साल भी सीयूटी दिया है ना, पता है ना कितनी दिक्कत आती है, नहीं आती। दिल्ली या ऐसे बड़े शहर में देते हो अगर, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है, छोटे शहरों में कंपैरेटिवली कम दिक्कत आती है, अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ऐसी ही चीज़ है। और अगर ये जहाँ तक बात रही कि सेंटर में कोई दिक्कत आ जाए तो कोई दिक्कत आ जाए तो भी वो चीज़ का मतलब एनडीए वाले देख लेंगे, हमको उसके लिए। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हुआ, यहाँ कॉलेज का वाईफाई बहुत ख़राब है एकदम, बिल्कुल ही मतलब क्या होता है कभी भी चला जाता है, तो फिर अभी फ़ोन के नेट से आना पड़ा, उसके लिए सॉरी। हाँ तो कहाँ पे थे हम, क्या क्वेश्चन था? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, जिसका भी क्वेश्चन था। आई होप सो किसी ने लीव नहीं किया होगा मीटिंग। हाँ मैं कॉलेज में हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछिए। एलआर में इम्पोर्टेंट कुछ, एलआर के अंदर इम्पोर्टेंट वही है, जीटी के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो मैं एक साथ ही बता दूंगा, अभी फिलहाल मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं बिना मतलब का फिर मैं ऐसे ही कुछ भी क्या बता सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे को भी पता रहेगा तो मैं फिर बता पाऊँ। कैलकुलस पार्ट नहीं होता है अप्लाइड मैथ्स का, प्लीज़ कुछ टिप्स दे दो। कैलकुलस नहीं होता भाई, अब मैं कैलकुलस में क्या ही बताऊँ, कहाँ से पढ़ रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, वो एक बार पहले मेरे को थोड़ा आइडिया दो, तो मैं उसके हिसाब से सजेस्ट कर सकता हूँ कि कैसे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वही एक है इसमें, मतलब ऐसा है कि हर किसी के लिए सेम चीज़ अप्लाई नहीं होती, हर किसी का अपना अपना लर्निंग स्टाइल, अपना लर्निंग पैटर्न होता है, वो उसी हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है, तो किसी और का कॉपी करने से अपने ऊपर वर्क करे ये कोई ज़रूरी नहीं होता। इंग्लिश का कैसे प्रिपरेशन करें, इंग्लिश में वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वोकैबलरी और ग्रामर इसको, मतलब क्योंकि क्या है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बोर्ड्स में एकदम डिफरेंट है और सीयूटी में है, मतलब बोर्ड्स में है ही नहीं, सीयूटी के अंदर आ रहे हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट है,
तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये दो सब्जेक्ट्स के अंदर अलग से काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी सारे तो डोमेन्स में सेम सिलेबस चलता है, वही बोर्ड्स वाला, तो फिर इसलिए उसमें इतनी दिक्कत आती नहीं है। तो अभी क्या है कि इंग्लिश के अंदर आप वोकैबुलरी और ग्रामर के ऊपर फोकस कर सकते हो। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बना रखे वीडियोस, यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो पूरा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट बुक्स भी आती है सीयूटी की काफ़ी सारी, उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रैक्टिस अगर आपको करनी हो तो हमारे इंडेक्स लाइब्रेरी के ऊपर पीवाईक्यू सारे सीयूटी के दे रखे हैं, तो वहाँ से आप मतलब फ्री में सारे पीवाईक्यूज का एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। उनके सॉल्यूशंस जो है वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो अभी जल्दी हम अवेलेबल कर देंगे, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने अभी बताया था, खुशी उस टाइम नहीं थी क्या? ओके, ये खुशी पांडे है, ओके। हाँ, ईडब्ल्यूएस के बारे में मैंने बताया था 31 मार्च जो है उसके बाद में ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपका वो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए अभी इसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा 31 मार्च के बाद हम देखेंगे। अभी बोर्ड्स के ऊपर और अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो, इसके बारे में उसके बाद देखेंगे। सीयूटी फॉर्म में भी अगर इसके बारे में ईडब्ल्यूएस का जैसा भी भरना रहेगा, वो वाला चीज़ जैसा भी होगा, वो उस टाइम फॉर्म आएगा तब मैं उस टाइम भी गाइड कर दूँगा कैसे क्या करना है, ठीक है। आईडी के अंदर मोरल बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, लाइक एनवायरनमेंट चैप्टर से रिलेटेड, बट क्वेश्चन वर्ड गिवन डायरेक्टली फ्रॉम चैप्टर, घुमा फिरा के। हाँ, घुमा फिरा के क्वेश्चंस तो आते हैं, उसके अंदर देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्या चीज़ है, तो हम वो क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ध्यान दो, अगर वो होगा तो ही हो पाएगा। क्योंकि आईडी के अंदर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्या चीज़ है, कोई भी मुद्दा क्या है वो पता होना चाहिए। दूसरा कि उसके अंदर डेट्स क्या है। डेट्स तो एकदम ऐसी चीज़ है कि भाई रटने वाली चीज़ है, कुछ उसमें दिमाग लगाना नहीं होता, रटना होता है। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, वो सब। तो उस चीज़ के अंदर कोशिश यही करो कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझ में आए हुए होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए हुए हैं तो फिर आईडी के क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड ये जो है मोरल बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब हो जाएंगे। और इसके अंदर एक एक ये भी चीज़ मेरे को बतानी थी कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं। जैसे अगर बोर्ड्स के लिए पूछ लो तो बोर्ड्स में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आप अपने खुद के व्यूज ओपिनियंस बता सकते हो। तो उस केस के अंदर में इतना ज़्यादा फ्रीडम होता है फ्री के मार्क्स बटोरने का कि जो भी अपने आप को लग रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से फ्रेम करने का सीख लो बस। फ्रेम करना अगर आपको अच्छे से आता है तो उसको अच्छे से फ्रेम कर दोगे तो आपको फ्री के मार्क्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर मेरे बोर्ड्स के अंदर 100 में से 100 आए थे, जबकि मेरे को इकोनॉमिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा हो गया था, और किसी में मेरे 100 आए नहीं। गौर क्लासेस और ट्यूशन, हाँ गौर क्लासेस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। फिजिक्स वाला को भी ट्राई कर सकते हो। फिजिक्स वाला का जो कॉमर्स वाला है उसमें एक तो राहुल सर है और एक आशीष भाटिया सर है। इन दोनों के वीडियोस में भी थोड़े देख सकते हो कि किसी का समझ में आता है तो फिर वो भी देख सकते हो। और करण सर की, हाँ अमन कुछ बोलना है? कहाँ से पढ़ूँ आईडी? मैंने तो देखो पराग सर से पढ़ा था, मेरे भी लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया, अब कहाँ से पढ़े क्या करें, तो मैंने पराग सर के सारे वीडियोस देखे थे, उस टाइम के देखे थे लेटेस्ट वीडियोस। अभी तो शायद उनके लेटेस्ट वीडियोस अभी तो क्योंकि बोर्ड्स का सीजन आ गया तो मेरे हिसाब से तो वो डाल देंगे, पर नहीं भी डाले हो तो मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, ये चीज़ एक मेरे को बतानी भी थी सब लोगों को। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ, तो यूट्यूब पे जब मेरा सर्च करोगे ना, चैनल नमन कांकरिया नाम से ही चैनल है, यूट्यूब पे जैसे ही खोलोगे यहाँ पे वीडियोस के अंदर तो वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में आना, प्लेलिस्ट में मैंने जो प्लेलिस्ट रेफर करी थी ये सब सारी प्लेलिस्ट मैंने खुद ने बनाई है। मैं खुद ने एक एक वीडियो ऐड कर करके सारी प्लेलिस्ट बनाई है। तो मैंने जो भी सारे सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, मैंने जो भी सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स को फॉलो किया वो सारी प्लेलिस्ट इसके अंदर है, एक्सेस कर सकते हो। ये बीएसटी के पूरे हैं, इसके अंदर सारे सुनील पांडा सर के हैं। फिर एमसीक्यूज कैसे करने हैं, ये एमसीक्यूज हैं मेरे हिसाब से बिजनेस स्टडीज़ के। फिर ये बिजनेस स्टडीज़ के केस स्टडीज़ हैं काफ़ी सारी, ये इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज हैं, ये भी बोर्ड्स के हिसाब से ही है मेरे हिसाब से। हाँ, फिर ये हैं अकाउंट्स के हैं, ये इकोनॉमिक्स के हो गए। इसके अंदर खोल खोल के एक बार चेक कर लेना कि भाई ये कौन से सब्जेक्ट का क्या है, तो फिर वो देख सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी प्लेलिस्ट को थोड़ा अपडेट भी कर दूंगा। इंग्लिश का तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी प्लेलिस्ट है और बढ़िया प्लेलिस्ट है। इंग्लिश के लिए ये प्लेलिस्ट को पूरा रेफर कर सकते हो। इसमें हर एक चैप्टर, पहले वो चैप्टर शॉर्ट में, फिर उसका डिटेल में, फिर शॉर्ट में, फिर डिटेल में, ऐसे मैंने डाल रखा है। जैसे लॉ स्प्रिंग है, ये शॉर्ट में है 7 मिनट 7 मिनट, फिर 27 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 30 मिनट, सेम चैप्टर्स।
तो ऐसे करके रख लें ताकि मेरे को कभी भी अगर शॉर्ट में देखना हो मैं वो भी देख सकूँ, और अगर मेरे को डिटेल में जानना हो वो भी देख सकूँ। तो लिटरेचर पूरा इसके अंदर कवर्ड है, ये रेफर कर सकते हो। चैनल मेरा यहाँ पे है, नमन कांकरिया नाम से ही है, तो इसका लिंक भी अगर चाहिए हो तो मैं भेज दूँगा। ये एक मुझे बताना था। और पूछिए और क्या क्वेश्चंस हैं आपके? काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। आईडी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, उसका बिल्कुल मैक्रो के बराबर का पोर्शन है, तो नहीं कर सकते निग्लेक्ट। रेफरेंस बुक फॉर सीयूईटी आईटी के लिए, आईटी के लिए रेफरेंस बुक मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट्स में सेम रेफरेंस बुक के साथ, हाँ वैसे नहीं जाना चाहिए, पर रेफरेंस बुक के बारे में मैं देखूंगा। मैंने दो चीज़ वैसे भी नोट कर ली, एक तो रेफरेंस बुक्स के बारे में और एक जीटी के टॉपिक्स के बारे में। अभी मेरे को ज़्यादा पता नहीं तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, फिर बिना मतलब का फिर कुछ एडवाइस दे दूंगा, फिर पैसे खर्च कर दोगे, फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए फिर अभी मैं इसके बारे में इसीलिए नहीं बता। इंग्लिश कौन से टीचर से पढ़ा था? इंग्लिश मैंने पढ़ा था भूपेंद्र सर से, एडुकेप्टन। डिटेल लेक्चर देखने के बाद बुक रीड करने की नीड है क्या? हाँ, मतलब नीड तो ऐसे ऐसे नीड तो नहीं है। अगर डिटेल लेक्चर एकदम ही ज़्यादा फोकस और सीरियसनेस के साथ देख रहे हो तो नीड नहीं रहती। बट अगर आप डिटेल वाले नहीं देखते हो, मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख रहे हो, देखने के साथ साथ और भी चीज़ें ऐसे सीरियसली नहीं देख रहे, तो फिर बुक पढ़नी चाहिए। जैसे मेरे केस में क्या था कि मुझे बुक्स बिल्कुल ही नहीं पसंद। मैं मतलब बुक का 5 पन्ने से ऊपर पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर मैं इसलिए फिर पूरा यूट्यूब के ऊपर रिलाइड था। तो मैं यूट्यूब को इतना इतना कंसंट्रेशन के साथ देखता था कि फिर मेरा यूट्यूब से पूरा चीज़ हो गया। पैटर्न में कोई चेंज होगा? क्रिएटर सेइंग देयर माइट बी सम चेंजेस इन पैटर्न। देखो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, साफ साफ क्लियर कट बात है कि कोई भी चीज़ के बारे में सीयूईटी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी बात पता चलेगी कि क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, अभी तक सीयूईटी की तरफ से कोई भी सिलेबस का अपडेट हमको नहीं मिला है ऑफिशियली। मैंने सारी वेबसाइट चेक कर ली सीयूईटी की, कोई भी अपडेट हमको ऑफिशियली नहीं मिला है। तो अगर हमको ऑफिशियली अपडेट नहीं मिला है तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया? पिछले साल के सिलेबस को देख के बता रहे हैं, कोई न्यूज़ आ रही है आर्टिकल्स को उसको देख के बता रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताया था कैसे चेक करना है सिलेबस खुद भी। ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको आगे आने वाले अपने 4-5 महीने तक ये वेबसाइट को काफ़ी देखना पड़ेगा। 4-5 भी नहीं, इनफैक्ट 6 महीने तक इसका चलेगा काम। यहाँ पे आप आओगे जैसे ही cuet.samarth.ac.in, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको मतलब रेगुलरली विजिट करनी पड़ेगी बाद में, बोर्ड्स के बाद की बात है, अभी तो फिलहाल ठीक है। इसका जब इसका वैसे फॉर्म भी जो है एप्लीकेशन रजिस्टर करने का, वो लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो उस टाइम भी आपको फिर इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सब बताऊंगा। वो 1 महीने तक लगभग फॉर्म खुला देता है, तो इससे दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अभी शायद मेरा नेटवर्क स्लो है थोड़ा। ये सीयूईटी का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के अंदर आपको सिलेबस, कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी से एडमिशन होती है वो, आपको कौन से कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हर चीज़ इसके अंदर आपको पता चलती है। यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे ना, यहाँ पे सिलेबस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा सारा। इतनी बढ़िया वेबसाइट बनाई है इन्होंने। यहाँ पे सीधा ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम है, बाजू में बटन है, यहाँ से डाउनलोड करो पीडीएफ और देखो क्या है सिलेबस। और इसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके यहाँ सारे कोर्स लिखे हैं, बाजू में क्या सब्जेक्ट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है वो लिखे हैं। सीधा ऐसे देख लो, जैसे अगर मेरे को बी कॉम करना है तो मैंने कॉम लिखा, यहाँ पे सर्च किया ऊपर से कॉम कॉम कॉम, यहाँ पे ऐसे मैं देखते गया नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से मैं आगे जाके जैसे ही मेरे को यहाँ पे मिल गया ये कंप्यूटर साइंस, और आगे मेरे को मिल गया बी कॉम। कहाँ है, चलो मैं ऐसे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये है कम्युनिकेशन, ये रहा। तो ये बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है। यहाँ बाजू में देख लो सेक्शन 1 में इंग्लिश आता है, लैंग्वेजेस आती है, फिर मैथ्स या फिर अकाउंट्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, और फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट जो सेक्शन 2 यानी डोमेन सब्जेक्ट्स में से आते हैं, वो सारे आपके वही होंगे जो आपने 12th में पढ़े। तो ये हो गया बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी। यहाँ पे हो गया इसके लिए, ये सारे पिछले साल के हैं, हालांकि इस साल के अपडेट होना बाकी है, पर मेजोरिटी केसेस में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, जो ये पिछले साल का है वही सेम रहेगा। तो फिर आप इसको रेफर करके आइडिया लगा सकते हो कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, कौन से कोर्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये चीज़ का आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ये cuet.samart.ac.in ये वेबसाइट जो है, इसी को रेफर करके सिलेबस को लेके हर चीज़ को लेके अपडेट सारा देख सकते हो और ले सकते हो। जैसे अगर मैं इसके अंदर चेक भी कर लूँ ना अकाउंट्स के अंदर जाके, तो ये क्या लिखा है इसके अंदर, जैसे हम जाएंगे यहाँ पे,
यहाँ पे ये सब तो ठीक है, यहाँ ऊपर अगर देखोगे तो 12 मार्च 2023, तो ये 2023 का सिलेबस है। ये 2023 जब उस टाइम पिछले साल का सीयूटी हुआ था, ये उसका सिलेबस है। तो इस साल का कोई सिलेबस अपडेट हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे कोई सिलेबस के बारे में बता सकते हैं।